हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार आप बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हो, तो आपकी स्टडी भी बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि पार्ट बी का पार्ट है। और पार्ट बी का टाइटल क्या है? बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो मोस्टली क्वेश्चंस पार्ट बी में से पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्या क्या हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर्स एंड लास्ट फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, जिसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो दो बातों पर फोकस करता है। एक तो एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। स्टूडेंट, थोड़े से बैकग्राउंड के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, वही रोल फाइनेंस प्ले करता है इन अ बिजनेस। ठीक है, विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा और अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सेम रोल होता है फंड का और फाइनेंस का। ठीक है, अगर आपके पास बेटर फाइनेंस है तो आप लॉन्ग रन तक अपना बिजनेस को सक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और कंटिन्यू कर सकते हो। अगर एडुकेट फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस को कंटिन्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जो भी फंड है उसका प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से एक्विजिशन किया जाता है, मतलब फंड को कैसे एक्वायर करना है और उनका एलोकेशन किस तरीके से करना है। ठीक है, इन अदर वर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व्स decision related to procurement of funds, investment of funds in long term and short term assets and distribution of earnings to owner। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक अदर डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जिसे आप देख सकते हो। इसे मैं बता दूं आपको एक और बार। इन अदर वर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बात करेंगे फ्लो ऑफ फंड, और जो फंड का इनफ्लो होगा और आउटफ्लो दोनों होगा। एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड। तो फर्स्ट पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लें, प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट्स, एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ओनर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन बातों को फोकस करता है। एक तो जो फंड है उसका प्रिक्योरमेंट कैसे करना है, ठीक है, मतलब फंड कहाँ से अरेंज करना है। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट्स। और दूसरा, अगर हमने फाइनेंस अरेंज कर लिया है और बिजनेसमैन ने फाइनेंस अरेंज कर लिया अच्छे से, तो वो उस फाइनेंस को किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ओनर्स। अब जब है ना इन्वेस्टमेंट करेगा वो बिजनेस में और उससे क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा, तो प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसे अपने जो भी ओनर्स हैं या जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यही बात बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of a company। तो ये अदर डेफिनेशन और है, ठीक है, जिसे भी आप लर्न कर सकते हैं इन अदर वर्ड और इन सिंपल वर्ड। तो इसमें भी क्या बताया, वो तीन वर्ड ही हाईलाइट किए गए हैं। एक तो एफिशिएंट प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड या एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, दूसरा क्या बताया है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, मतलब उस फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है, एंड लास्ट उस फाइनेंस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी सरप्लस मिला है या अर्निंग मिली है, ठीक है, जिससे जो कंपनी है वो स्मूथ तरीके से रन कर सके। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट सम कॉमन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट ऑथर्स ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक स्पेसिफिक ऑथर्स की कोई 2 डेफिनेशन लर्न कर लो, जिससे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप है ना स्पेसिफिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स कोट कर सको, जिससे आपके आंसर को थोड़ी स्ट्रेंथ और मिल सके। तो स्टूडेंट यहाँ 2 डेफिनेशन दे रखी हैं, ठीक है। आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ जो दी गई है अकॉर्डिंग टू हॉवार्ड, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन। मतलब जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं उसमें जो भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है, या जनरल मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, ये बात बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर स्टूडेंट? और आप है ना अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑथर की स्पेसिफिक डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक ऑथर्स के द्वारा दी जाती है, उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। एक डेफिनेशन होती है जनरल डेफिनेशन, जिसमें आप अपने व्यूज़ दे सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका क्या रोल है। ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की वो डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली अफेक्ट होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। अगर हम जितना प्रॉपर तरीके से अगर फाइनेंस का मैनेजमेंट करेंगे तो बिजनेस अच्छी तरीके से रन कर पाएगा। द कॉमन एक्टिविटीज़ एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं या हम कह सकते हैं कुछ एरियाज़ हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा अफेक्ट होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट एरिया है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये तो साइज, दूसरा कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उस पर डिपेंड्स करेगा। दैट इज़ हाउ मच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट। मतलब जो कंपनी है उसे कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, तो उसे ये किस बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो साइज ऑफ कैपिटल और दूसरा कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, और उसके बाद कितनी फिक्स एसेट्स हैं। क्लियर? नाउ द अदर पॉइंट इज अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। अभी पॉइंट नंबर 1 में हमने बात की थी फिक्स एसेट्स की, पॉइंट नंबर 2 में हमें बात करनी है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। That is quantum of current assets and its break up into cash, inventory and receivables। स्टूडेंट बेसिकली आपको पता होगा करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम करंट एसेट्स को ब्रेक करते हैं कुछ पार्ट्स में, जिसमें आता है कैश आता है, ठीक है। कैश के साथ साथ इन्वेंट्री आती है और रिसीवेबल, और साथ ही साथ डेटर्स भी करंट एसेट्स का पार्ट हैं। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एटसेट्रा ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल डिसीजन। और ये सभी डिपेंड करते हैं जो भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, हम का मतलब जो भी फाइनेंशियल मैनेजर है जो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है ये उस बात पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ कंपनी एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एटसेट्रा। और ये सभी एस्पेक्ट किस पर डिपेंड करेंगे, एक तो फिक्स एसेट्स पर, दूसरा क्रेडिट पॉलिसी कंपनी की क्या है, और दूसरा वो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट किस तरीके से करती है। नाउ द अदर पॉइंट इज और अदर एरिया इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। अब जो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म फंड है उनका क्या अमाउंट होगा, ठीक है। द अमाउंट टू बी रेज फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म फंड डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। फंड को तभी रेज कर सकते हैं जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बेटर होंगे, ठीक है। द फर्म विच हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन प्रेफर टू हैव मोर ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ऐसी फर्म जिसकी पॉलिसी क्या है, लिक्विडेशन की पॉलिसी है, तो वो लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगी। क्लियर? इसके बाद साथ ही साथ और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रॉफिट विल डिक्रीज एज कंपनी हैज़ टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग रन डेट्स एज वेल एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डेट्स, ठीक है। और अगर कंपनी लॉन्ग टर्म तक अगर है ना डेट्स के रेफरेंस में पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो डिक्लाइन हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड क्रेडिट और डेट एंड इक्विटी, ठीक है। डेट एंड इक्विटी का हम क्या करेंगे, ब्रेकअप। फाइनेंस ऑफ फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट
वाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ऑब्वियसली कंपनी क्या करती है कि अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को मैनेज करने के लिए और रेस करने के लिए वो क्या करती है, जो भी इक्विटी शेयर्स हैं उसे इशू करती है और साथ ही साथ डिवेंचर्स को इशू करती है। एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी ऑल्सो, जो अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी होती है उसे भी इशू करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग द दिस रेशो, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है जो भी डेट है और इक्विटी का जो रेशो है उसे फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि हर कंपनी ट्राई करती है कि जो डेट है और इक्विटी है उसका एक बैलेंस रेशो बना रहे। And last point is all items in profit and loss account. All the items of profit and loss account are affected by decisions of financial management. जो भी डिसीजन लिए जाएंगे मैनेजर के द्वारा, ठीक है, वो सारे अफेक्ट करेंगे किससे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो भी क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उन सभी आइटम्स को अफेक्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन। ठीक है, तो जो P&L अकाउंट के जो भी आइटम्स है वो अफेक्ट होंगे। जनरली आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन से आइटम एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आइटम होते हैं इनडायरेक्ट नेचर्स के उसे हम ऐड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो डायरेक्ट नेचर्स के होते हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। If we have more interest than depreciation, it will be increasing expenses and affect profit and loss account. अगर मान लो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे या ज़्यादा डेप्रिशिएशन देंगे तो उससे क्या होगा, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करने पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, तो उससे क्या होगा, अफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट अब हम कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, आपने है ना कॉन्सेप्ट देख लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लिया और डेफिनेशन देख लिए। तो कंक्लूजन बस यही है, आफ्टर लर्निंग द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस वी कैन से दैट द सक्सेस एंड द फेलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब जो भी फाइनेंस मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा ये सक्सेस एंड फेलर उसी पर डिपेंड करते हैं। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिजल्ट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो भी डिसीजन है वो एफिशिएंट तरीके से लिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो भी सक्सेस है बिजनेस की और उसके साथ साथ जो भी ओवरऑल ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की या हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसे अभी हमने पढ़ा था इन मीनिंग, ठीक है, मीनिंग में पढ़ा था हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपको यही पॉइंट बताने हैं। तो आप है ना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी अपने आंसर में ये डायग्राम प्रेजेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। The main and foremost objectives of financial management is to maximize the wealth of equity shareholders। मतलब आपको पता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करना है। द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी मेक डिसीजन फॉर द ओनर। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, जो भी डिसीजन लेता है ओनर के लिए लेता है। बेसिकली आपने देखा हो कोई भी कंपनी हो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और वो सभी भी है ना क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल ऑफिसर को और फाइनेंशियल मैनेजर का अपॉइंटमेंट करते हैं जिससे फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन जो भी लेने हैं वो मैनेजर ले सके ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर। ठीक है, द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म, और जो शेयर होल्डर होते हैं फर्म के कौन माने जाते हैं, ओनर माने जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ही मस्ट टेक सच डिसीजन विल बी अल्टीमेट प्रूव गेनफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर गेन्स ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ देयर शेयर इंक्रीज इन मार्केट। और दूसरा, जितने भी फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेगा, ठीक है, वो ऐसे डिसीजन होने चाहिए जिससे गेन अचीव हो, गेन मतलब प्रॉफिट अचीव हो, और वो शेयर पॉइंट, और दूसरा क्या है, वो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बेटर हो। क्लियर? Financial decision which result in increasing in value of share is considered very effective decision। और ऐसे डिसीजन जिससे जो शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी ऐसे डिसीजन को माना जाता है एफिशिएंट डिसीजन। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल डिसीजन विच ब्रिंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज कंसिडर पुअर डिसीजन। और ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से जो भी शेयर हैं, जो भी वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो अगर डाउन होते हैं उनकी जो वैल्यू, तो ऐसे डिसीजन को माना जाता है पुअर डिसीजन। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजर के लिए बेटर नहीं है।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑटोमेटिकली फुलफिल मैनी अदर ऑब्जेक्टिव। अगर जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो जाते हैं तो उसके साथ साथ अदर पार्टीज़ के या अदर इंडिकेटर्स के भी मैनी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं। एज इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट शेयर फ्रॉम रेजिडुअल इनकम ओनली। ठीक है, आपको पता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कौन सा पोर्शन मिलता है, जो भी रेजिडुअल इनकम होती है। रेजिडुअल इनकम मतलब ऐसी इनकम जो बच जाती है, मतलब सभी पार्टी का पेमेंट करने के बाद लास्ट में जो मतलब इनकम बचती है उसमें से ये पोर्शन मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो आपको पता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने से पहले अदर पार्टीज़ को भी पेमेंट मिल जाता है, जिसमें कौन कौन आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, लैंडर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लेजिटिमेट और candidates or persons. Therefore, if the shareholder are gaining, it automatically implies that other पर्सन इज ऑल्सो गेनिंग। ठीक है, अगर शेयर होल्डर्स को गेन हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो अदर पर्सन है वो भी गेन करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसे कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है? फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके। अगर किसी कंपनी का या किसी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो उससे साथ ही साथ वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी। इसके बाद क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अगर किसी कंपनी में लिक्विडिटी रेशो अच्छा मेंटेन है, लिक्विडिटी मतलब ऐसे असेट्स जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर लें, या लिक्विडिटी मीन्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ऐसे आइटम जो कैश के फॉर्म में मेजर किए जाते हैं। क्लियर? देन इसके बाद जो भी फंड है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। एंड लास्ट, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। और जो भी क्रेडिटर से जितने भी कमिटमेंट किए हैं उनका प्रॉपर तरीके से फुलफिलमेंट होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो भी वेल्थ है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो इंक्रीज होगी और मेंटेन होगी। अब स्टूडेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ increase in value of equity share does not mean the financial manager should involve in manipulation activity to bring rise in price। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजर ऐसे मैनेजर होते हैं जो क्या करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं जिससे वो अपनी कंपनी की इमेज बेटर शो करना चाहते हैं, और ऐसा होता भी है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनेंशियल मैनेजर एक बेटर मैनेजर है। द राइज इन प्राइस मस्ट कम विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म। अगर किसी कंपनी का प्राइस बढ़ता है या ग्रोथ बढ़ती है तो उससे क्या होगा, उस फर्म की भी ग्रोथ इंक्रीज होगी। अगर आप मैनिपुलेशन करेंगे तो आप है ना सामने से तो स्ट्रांग नजर आएंगे, एक्सटर्नली स्ट्रांग नजर आएंगे, पर इंटरनली क्या होंगे, खोखले हो चुके होंगे। विद इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ फर्म विद सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज एसोसिएट विद द कंपनी। अगर किसी फर्म की ग्रोथ इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा, जो भी प्रॉफिट है फर्म का वो, और साथ ही साथ जो भी उसकी पार्टीज कनेक्टेड है उन सभी का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंप्रूव होगा। With the objective of wealth maximization of equity shareholders, following objectives automatically get achieved। अगर जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं अगर उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है तो उनसे क्या होगा, डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं, सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, देन इसके बाद होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एंड लास्ट मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। स्टूडेंट, ये केस स्टडी है, ठीक है, इसे आप है ना वीडियो पॉज करके अच्छे से रीड आउट करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आप है ना अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अपने अकॉर्डिंग मतलब जितना मैंने अभी आपको क्लियर किया है उसके बिहाफ पर ही आप आंसर अपने आप से निकाल पाओगे। अब स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसका टाइटल है फाइनेंशियल डिसीजन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है, डेफिनेशन, देन रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टूडेंट, इफ यू लाइक द कंटेंट and the explanation of this video, then last like, share and subscribe this video to your friends and relatives, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट्स अदर पर्सन्स को भी मिल सके। थैंक यू।